क्या है, एक फंक्शन है लेट एफ बी अ कंटिन्यूस फंक्शन, कुछ कंडीशन है आपके लिए। क्या है कि जी के ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि एफ एक्स टी माइनस एफ वाई टी मॉड इज लेस देन इक्वल टू एल एक्स माइनस वाई मॉड। चूंकि जो एफ है आपके पास एफ एक्स टी, इसमें से ये जो ऑर्डर पेयर एक्स टी है ये किसको बिलोंग करता है? बोले एक्स टी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। और क्रॉस क्लोज इंटरवल ए भी इसको तो बिलोंग करेगा ना, तभी तो एफ अपने डोमेन के किसी एलिमेंट पर अप्लाई होगा और इसका आंसर एफ ऑफ एक्स टी का किस में जाएगा? आर में। एक रियल नंबर है ये, ठीक है, ये भी एक रियल नंबर है। और रियल नंबर्स के दरमियान आपको मीटर का पता है कैसे डिफाइन करते हैं, मॉड के साथ, ठीक है। लिहाजा ये एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू एल टाइम एक्स माइनस वाई मॉड। अब x और y भी रियल नंबर्स थे, क्यों? क्योंकि अगर ये ऑर्डर पेयर एक्स टी आर क्रॉस क्लोज इंटरवल ए बी को बिलोंग करता है तो x असल में किसका एलिमेंट है? r का। t किसका एलिमेंट है? इस इंटरवल r के एलिमेंट्स हैं, लिहाजा इनके लिए भी है। अब ये तो कंडीशन है, मतलब एक अजाफी कंडीशन है जो ये कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर देन द डिफरेंशियल इक्वेशन वी विल प्रूव दैट कि if f is a function which satisfy this condition then the differential equation dx over dt यानी एक फंक्शन x जो है वो fxt, क्यों बार बार प्रॉब्लम कर रहा है जी, dx over dt जो है वो क्या है? fxt सब्जेक्ट टू x ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यानी इनिशियल कंडीशन गिवन है, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये उसकी कंडीशन है कि अल्फा पर इसकी वैल्यू जो x की वैल्यू अल्फा पर बीटा है। सपोज कोई ज़ाहिर ये इन जनरल है, कोई स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं है, इसलिए इन जनरल प्रूफ करेंगे, फिर किसी भी किस्म की इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इसको अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, क्या है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन वेयर एल इज एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अगर तो ये एल का वाला 0 1 के दरमियान हो फिर तो ये कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन ही हो जाती है और एफ का फिर यूनिक फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन है, यहाँ एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो कि इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, वजह क्योंकि एल ग्रेटर देन 0 है। अगर एफ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम प्रूव करेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है, ये इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। To prove this theorem, we see that it is known that above initial value problem has a unique solution if and only if the following integral equation has a unique solution. ये एक इंटेग्रल इक्वेशन है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर किसका आएगा? x ऑफ t, इसका एक सोल्यूशन आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको भी जब आप सॉल्व करते हैं तो x को t की फॉर्म में, यानी x इज अ फंक्शन व्हिच डिपेंड अपॉन t, एक सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाता है जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये x ऑफ t भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये इंटीग्रल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक एग्जिस्ट करता है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ दिस इंटीग्रल इक्वेशन है या हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। आपको पता है ना कि डिफरेंशियल इंटीग्रल, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको भी जब इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास जो है वो सॉल्व आउट हो जाते हैं। इसको जाने के लिए छोटी सी एग्जांपल इधर
है, इसको आप देख लीजिए। मतलब फर्ज करें आपके पास फॉर एग्जांपल एक फंक्शन x है और इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है dx ओवर dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर, दैट इज देखिए 2 इज इक्वल टू 4। ये देखें, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, 2 पर 4 इसका आंसर है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर 3 ओवर 3, बल्कि प्लस सी भी आ जाएगा, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज x ऑफ t इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर 3 ओवर 3 प्लस सी। ठीक है, अब चूंकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है तो सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आप। पुट कर दें, t इस वक्त क्या है 2 और x ऑफ t क्या है 4, तो x ऑफ 2 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 ओवर 3 प्लस c दैट इज इक्वल टू 4। c की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस 8/3, इसको इसमें पुट कर दें। ठीक है, तो आपके पास ये x ऑफ t क्या आ जाएगा t रेज टू द पावर 3 ओवर 3 प्लस दिस। अब ये क्या है एक्चुअली, ये जो x है, ये जो x फाइंड आउट हुआ है, ये इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का क्या है, बोलिए। x ऑफ t जो फाइंड आउट किया है, ये गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का क्या था? क्या हुआ, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? मीन्स ऑल आर एब्सेंट। मैम इंटेग्रल ये जो x ऑफ t फाइंड आउट हुआ है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बनता है यार? अभी तो आपने ये फाइंड आउट किया, क्या किया है, ये सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। ये x ऑफ t जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है ना। आपने इसको सॉल्व नहीं किया इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो जब यस सॉल्व किया मैम। तो x आ गया, x क्या है इस इंटीग्रल इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, जो कि ये है और ये यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि c की वजह से वेरिएशन होनी थी, क्योंकि इनिशियल वैल्यू गिवन थी, इस पर आपने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब c की सिर्फ यही वैल्यू है। बात होता है सी ये एक किसी दूसरे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में आ जाता है, तो आपके पास सब इन्फिनिट मैनी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होती हैं। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं ये सी की सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू है इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए। लिहाजा सिर्फ ये है तो एक्स ऑफ टी सिर्फ ये है आपके पास, इट मीन ये यूनिक सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसको अगर आप सॉल्व करें, थोड़ा सा करें, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्या, ये 4 यहाँ लिख लें, प्लस इंटीग्रेशन 2 टू टी आ गया यू स्केयर डी यू, क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करें तो यही आंसर आ जाएगा यू रेज टू द पावर 3 ओवर 3। अपर और लोअर लिमिट पुट कर दें तो टी रेज टू द पावर 3 ओवर 3 माइनस 2 रेज टू द पावर 3 ओवर 3 आ जाएगा, यही आ गया। यानी अगर आप इस इंटेग्रल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यही आंसर आ जाता है इसका, यानी ये x जो है ये इस इंटेग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब यही x जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। तो इट मीन कि ये डिफरेंशियल दिस डिफरेंशियल इक्वेशन या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन x if and only if this integral equation has a unique solution x, वही। तो अगर आप इसको भी सॉल्व करें तो इट मीन कि अगर आप, और ये कैसे किया, ये आपने इन्हीं की मदद से किया, ये जो आपके पास क्या था इंटेग्रल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर लिया इसके सॉल्यूशन को। वो कैसे किया, ये गिवन जो आपके पास कंडीशंस है उसके रिस्पेक्ट, ये 4 था, 4 यहाँ पे लगा हुआ है, ये 2 पे था तो 2 आ गया, ऊपर की वेरिएशन t है। ठीक है, t की इनिशियल वैल्यू 2 है, बाकी ये वेरिएशन में है तो लिहाजा t है। और यहाँ पे जो dx ओवर dt एक फंक्शन की फॉर्म में था, एक फंक्शन जो f(x)t है, इस वक्त ये t स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा u स्क्वायर du। तो इट मीन कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है और यही सॉल्यूशन इस इंटीग्रल इक्वेशन का है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को उसकी इंटीग्रल इक्वेशन में आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यही बात मैंने यहाँ पे कही है, ये जो भी आपने ये चीज देखी है कि इट इज नोन दैट अबव इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन if and only if the following integral equation has a unique solution। तो ये इंटेग्रल इक्वेशन ये देखें बिल्कुल उसी तरह से बनाई गई है जैसे आपने वहां पे एक एग्जांपल की हेल्प से ली है कि dx ओवर dt, यहाँ पर fxt है तो यहाँ f ऑफ x ऑफ u आ जाएगा। ठीक है, तो और लिमिट क्या आ जाएगी अल्फा टू टी, और यहाँ पे क्या है बीटा आ जाएगा। सो
नाउ डिफाइन अ फंक्शन, प्रूफ ये करना चाह रहे हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो हमने इसका यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। हमें ये पता है कि इसका जो यूनिक सॉल्यूशन होगा वो वही होगा जो इस इंटीग्रल इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। अभी आपने एक एग्जांपल से देख भी लिया। सो हम इसको इंटीग्रल इक्वेशन को यूज करते हुए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ डिफाइन अ मैपिंग एफ from CAB to CAB as follows that fx of t is equal to beta plus integration alpha to ये लिख दिया आपने। यानी ये कंटिन्यूस फंक्शन है, रियल वैल्यूड है, ए बी पर डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि ये देखिए टी किसको बिलोंग करे, क्लोज इंटरवल ए बी को। तो ये जो एफ एक्स ऑफ टी आएगा ये भी सी ए बी को बिलोंग कर रहा है, ये भी एक कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन है, उसकी हमने ये डेफिनेशन यही दे दी। नाउ फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू this CAB, fx minus fy belongs to this CAB, क्योंकि x और y अगर कंटिन्यूस फंक्शंस हैं डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन fx और fy वो भी तो इसी को बिलोंग करें ना। ये देखिए कोड डोमेन में भी वही स्पेस, लिहाजा जी मैम। fx और fy भी कंटिन्यूस रियल वैल्यूड हैं, और फिर fx माइनस fy जो है ये भी कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। ठीक है, तो क्या किया, अब आपने जस्ट इसको देखें, एफ एक्स माइनस एफ वाई मॉड टी नॉर्म जो है इसको देखें सॉल्व कैसे किया हुआ। ये आपके सामने पेज है, आप इसको कीजिए। कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, जिस स्टेप की समझ ना आए। जी स्टूडेंट समझ आई जा रही है? जी मैम। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि चूंकि एफ एक्स और एफ वाई ये दोनों कंटिन्यूस है, रियल वैल्यू लिहाजा उनकी सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस रियल वैल्यूड ही है। ठीक है, तो एफ एक्स माइनस एफ वाई ऑफ टी फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि ये इसी को ही बिलोंग करेगा, एफ एक्स माइनस एफ वाई। लिहाजा इसकी डोमेन, इसको अगर ये बिलोंग कर रहा है तो इसमें वो फंक्शन है जिनकी डोमेन ये क्लोज इंटरवल ए बी है। लिहाजा टी पर इसको डिफाइन करते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स ऑफ टी माइनस एफ वाई ऑफ टी मॉड। ये आ गया, क्योंकि बीटा बीटा से कैंसिल हो जाता है तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, क्योंकि इंटीग्रेशन आपने मॉडुलस वैल्यू को शुरू में लिख ली, और चूंकि हमारे पास ये कंडीशन गिवन थी शुरू में, सपोजिशन थी इस कंटिन्यूस फंक्शन f के लिए कि इसकी जो मॉडुलस वैल्यू है ये लेस देन इक्वल टू है l टाइम x माइनस वाई मॉड। ठीक है, और अगर इस वक्त यहाँ पर एफ एक्स ऑफ यू है तो इसलिए यहाँ भी एफ एक्स ऑफ यू माइनस वाई ऑफ यू लिखेंगे। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू एल टाइम। ठीक है, इंटीग्रेशन दिया गया, इसको इनइक्वालिटी नंबर 1 कर लें क्योंकि इसकी हमें बाद में फिर जरूरत पड़नी है। अब क्या किया, बोथ साइड पे मैक्सिमम अप्लाई कर दिया। लेफ्ट साइड पे मैक्सिमम आपको क्या दे रहा है, डी एफ एक्स एफ वाई। क्यों? ठीक है, क्योंकि ये एफ एक्स और एफ वाई जो है ये क्या थे, एफ एक्स ऑफ टी एफ वाई ऑफ टी कंटिन्यूस रियल वैलिड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। लिहाजा इनके सब्ट्रैक्शन की मॉडुलस वैल्यू का मैक्सिमम ये क्या देगा आपको, मीट्रिक देगा इन दोनों के दरमियान, एफ एक्स और एफ वाई के दरमियान। और यहाँ पर ये x और y ये भी कंटिन्यूस रियल वैलिड फंक्शन थे, लिहाजा इसका मैक्सिमम भी आपको dxy दे देगा। यानी x फंक्शन है, y फंक्शन है, यहाँ पे पॉइंट्स जो है ये ट्विन फंक्शंस है। ये आ गया।
ये चूंकि आपको पता है कि जब भी मीट्रिक फाइंड आउट करते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान, वो चाहे फंक्शंस हो चाहे सीक्वेंसेस हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मीट्रिक डी जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, ठीक है, यानी डी एक्स प्लस एक्स से आर पर फंक्शन होता है, लिहाजा इन दोनों की दरमियान जो डिस्टेंस होगा एक रियल नंबर है। इंटीग्रेशन तो शुरू में लिख दें, कोई वेरिएशन नहीं है इसमें, यहाँ आ जाएगा 1 अल्फा टू टी डी यू, ठीक हो गया। इसको सॉल्व कर ले तो टी माइनस अल्फा आ गया, अब ये लेस देन इक्वल टू दिस हो गया, ठीक है। अब फिर देखें कि ये जो है टी, टी किसको बिलोंग कर रहा है, बोलिए। मैम क्लोज इंटरवल लो, एबी को। टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, और टी की फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या है बी जी, मैम, बी होगी। बी मैक्सिमम है, तो हम लिख सकते हैं t माइनस अल्फा इज लेस देन इक्वल टू b माइनस अल्फा, ठीक है। बाकी ये तो सारा जो भी स्केलर था वैसे ही है, l इंटू डी डी एक्स वाई, ये बी एक्स वाई लिख दिया। अब हमारा मकसद क्या है, सॉल्व करना। अच्छा, ये देखें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई है, इसलिए हमें यहाँ पर भी अगर आप ये देखें, ये जो चीज है ये आ गई, फिर आप इस रिजल्ट पे पहुंच गए कि डी एफ एक्स एफ वाई लेस देन इक्वल टू एल डी एक्स वाई बी माइनस अल्फा। बी ज़ाहिर एक रियल नंबर है, अल्फा रियल नंबर है, बी माइनस अल्फा एक रियल नंबर ही होगा। तो ये रियल नंबर और एल जो है दोनों की मल्टीप्लीकेशन जो है, क्योंकि एल ग्रेटर देन जीरो है, तो ये हमें नहीं कहीं भी पता कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से यानी बी माइनस अल्फा और एल जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, कोई अल्फा पर बी या बी पर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई थ्योरम में, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं यहाँ पर कह सकते कि एफ कॉन्ट्रैक्शन है। अगर हमें किसी वजह से श्योर होता कि एल इंटू बी माइनस अल्फा जो है वो 0 और 1 के दरमियान लाई करता है, तो यहाँ पर हमने कहना था कि एफ जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, लिहाजा बाय बना कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम एफ का एक यूनिक फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करना था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बी और अल्फा के बारे में, ठीक है। एल के बारे में जस्ट हमें पता है वो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं हो रहा कि ये 0 1 के दरमियान है, लिहाजा अब हम कोई और थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एक और थ्योरम आपने पढ़ा था कि किसी फंक्शन की पावर कोई नेचुरल नंबर n अगर है, अगर वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो क्या होता है, बोलिए। if f is a function and f raised to the power n is a contraction map, then f has a टी unique fixed point, ठीक है। f raised to the power n अगर कॉन्ट्रैक्शन है हो जाती है, तो इसका मतलब f raised to the power n का तो फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करना ही करना था। आपने इसको प्रूफ किया था कि एक फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, उसी को लेके आपने प्रूफ किया कि जो फिक्स पॉइंट f raised to the power n का था असल में वही f का था। अब हम उस थ्योरम को यूज करेंगे, और वो थ्योरम कैसे प्रूफ किया था, विद द हेल्प ऑफ बना कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम, ठीक हो गया ना। तो इसका मतलब अब आप यहाँ सो ये हो गया एफ ऑफ एफ एक्स ऑफ टी माइनस एफ वाई ऑफ टी मॉड। अब ये एफ स्क्वायर एक्स एफ स्क्वायर वाई फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इन दोनों के दरमियान मीट्रिक। अच्छा, जब अब करेंगे तो ये इनइक्वालिटी वन आपने यहाँ पे देखे, ये इनइक्वालिटी वन जो है ये एफ एक्स टी ये है, इस पर अप्लाई कर दो दोनों साइड पे एफ, दोनों साइड पे एफ अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर एक्स माइनस एफ स्क्वायर वाई लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ दिस, एफ अंदर चला जाएगा, फंक्शन है, लिहाजा एफ एक्स यू माइनस एफ वाई यू मॉड आ जाएगा, ठीक है। इसकी मॉडुलस वैल्यू इसकी तमाम u की वैल्यू के लिए जो कि क्लोज इंटरवल ए बी को बिलोंग करते हैं अपनी मैक्सिमम वैल्यू से लेस रहेगा, ठीक है। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस वैल्यू। अच्छा, एंड दिस इज इक्वल टू एल अल्फा टू बीटा, ये क्या आ जाएगा, ये आ गया डी एफ एक्स एफ वाई जी। बोलते नहीं आप लोग, जी सर मैम। हम्म, क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब सारे स्टूडेंट एब्सेंट है क्लास से। ये फरमान अली किधर है, उस्मान हैदर, शाहान जुल्फकार, Yes, ma'am.
अरसलान 04 रोल नंबर, Yes, ma'am. रुबाब, जी मैम। अंजुम 07, Yes, ma'am. बिलाल हसन। यस मैम। तो फिर आप बोलते क्यों नहीं है जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे? सोए पड़े हो? अब यस मैम कर रहे हो? साथ साथ रिप्लाई किया करें। अगर आपकी तरफ से रिप्लाई नहीं आएगा सबके एब्सेंट लगाऊंगी फिर मैं। तो ये मैक्सिमम ऑफ एक्स यू माइनस एफ वाई यू मॉड जो है ये किसका डी बन गया एफ एक्स और एफ वाई का। और डी एफ एक्स एफ वाई अभी आपने प्रूफ किया ये किससे लेस है? लेस देन इक्वल टू एल डी एफ एक्स एफ वाई। ठीक है, ये शुरू में आ गया और ये किससे लेस है? एल डी एक्स वाई के। और एल एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, 1 में यहाँ पे u माइनस अल्फा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर जो अप्लाई किया है डी एफ एक्स एफ वाई ये लेस देन ये वाला किया है डी एफ एक्स एफ वाई लेस देन इक्वल टू एल डी एक्स वाई टी माइनस अल्फा। अभी तो आपने ये बी माइनस अल्फा अपने फाइंड आउट करने के लिए किया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अदरवाइज ये वेरिएबल था टी माइनस अल्फा। जो कि यहाँ पर चूंकि इंटीग्रेशन u की विद रिस्पेक्ट टू u है लिहाजा यहाँ पर t माइनस अल्फा की बजाय क्या होगा? u माइनस अल्फा और dxy शुरू में आ जाएगा। So this can be written as l square dxy b minus alpha raised to the power 2 over 2 क्योंकि u minus alpha का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे ये क्या आ जाएगा? u minus alpha square over 2। तो t की वैल्यू पुट करने से ये आ जाएगा t minus alpha over 2। t की मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएगा? b। तो ये लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? d। अच्छा अब सबसे पहले तो ये आ गया, ठीक है। और क्योंकि जब अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा 0 हो जाएगा तो जस्ट टी वाला आ जाएगा। टी की मैक्सिमम वैल्यू बी के लिए ये आपके पास आ गया। अभी आपने देखा कि डी एफ एक्स एफ वाई जो है ये डी एफ एक्स एफ वाई इज लेस देन इक्वल टू एल टाइम डी एक्स वाई बी माइनस अल्फा आया है। जब आपने ये फाइंड आउट कर लिया डी एफ स्क्वायर एक्स एफ स्क्वायर वाई, देखें लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है? ये यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? मैक्सिमम जब अप्लाई करेंगे तो डी एफ टू एक्स टू एफ आई लेस देन इक्वल टू किसके हो गया? एल रेज टू दी पावर 2 डी एक्स वाई बी माइनस अल्फा रेज टू 2 over 2। तो यहाँ से आप जनरलाइज कर सकते हैं कि सेकंड पावर थी एफ की तो एल 2 था और यहाँ पे बी माइनस अल्फा की पावर 2 थी और 2 फैक्टोरियल। इट मीन कोई नेचुरल नंबर जनरलाइज अगर आप करते हैं तो इसका मतलब डी एफ एन एक्स एफ एन वाई किससे क्या होगा? लेस देन इक्वल टू एल रेज टू दी पावर एन डी एक्स वाई बी माइनस अल्फा रेज टू दी पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। ठीक हो गया। नाउ दैट मैम ये नोट दैट द जी ट्यूटोरियल मैम ये बता दें। ट्यूटोरियल क्या? जी मैम ये नीचे बटे में 2 कैसे है? कैसे आया? ये u माइनस अल्फा को करें जरा इंटीग्रेट, क्या आएगा इसका आंसर? बी माइनस बोलिए। अल्फा का स्क्वायर ओवर इसकी 2। इंटीग्रेशन करें ना, इंटीग्रेशन तो करनी आती है ना आपको? जी मैम। हाँ तो u माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? u माइनस अल्फा की पावर यू माइनस अल्फा 2 स्क्वायर over ओवर 2 2। नहीं 2 over 2 ही आएगा। फिक्टोरियल खुद लगाया, वो इस तरह से लगाया कि एक काम फिर आप कर लीजिए। अगर आपको ये मैंने जो रफ काम किया था उसको देख के यहाँ पर कर लिया। रफ वर्क पे ये था किया कि जब आप ये करेंगे एफ देखिए इस पर अप्लाई किया ना, एफ एक्स एफ वाई पर एफ अप्लाई किया तो एफ स्क्वायर हो गया। अब आपका रिजल्ट आया हुआ है यानी कि ये वाला रिजल्ट आया हुआ है, अभी फिक्टोरियल रहने दे, जस्ट 2 लगाएंगे कि 2 over 2। 2 over 2 के बारे में तो सारे जानते हैं। जब आप इस पे अब इस वक्त एफ फिर लगाएंगे यानी कि यहाँ पे आप दोबारा एफ लगाएंगे तो ये एफ स्क्वायर की बजाय फिर क्या हो जाएगा? एफ क्यूब हो जाएगा। एफ क्यूब एक्स माइनस एफ क्यूब वाई। फिर यहाँ पर डी एफ जो लगाएंगे एफ स्क्वायर वाली डेफिनेशन लगाएंगे तो यहाँ पर जो आएगा 3 into 2 आएगा नेक्स्ट टाइम। ये वाला 2 रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपने u माइनस अल्फा ओवर 2 वहां पे पुट करना है। तो अगली दफा u माइनस अल्फा की पावर 3 over 3 हो जाएगा। 2 पीछे वाला आएगा डिनोमिनेटर में, 3 into 2 हो जाएगा। दैट इज वो क्या हो जाएगा? 6। और 6 के बारे में आप जानते हैं वो क्या है? 3 फैक्टोरियल। मतलब क्या आपके पास जो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं नेक्स्ट पावर्स लेने से वो क्या आ रहे हैं? 3 2 1। जब 4 लेंगे तो 4 3 2 1 इस तरह से आएगा। तो इसलिए हमने फिर उस चीज से बचने के लिए कह दिया ये 2 फैक्टोरियल है क्योंकि नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आएगा 3 फैक्टोरियल। आप इसको रफ वर्क पे कर लीजिएगा जरूर ताकि आपको ये जो एम्बिग्यूटी ना रहे।
तो इस ओके चीज मैम। को फिर यहाँ पे जनरलाइज कर लिया कि ये इसके इक्वल आ गया n फैक्टोरियल। अगर पावर n होगी तो यहाँ n फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, नोट दैट, कोई और क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन नो इफ यू मैम। वांट? Okay. Note that the factor, कौन सा factor, L raised to the power n b minus alpha power n over n factorial, this approaches to zero as n approaches to infinity। ऐसा ही है, जी मैम। ऐसा ही है। क्योंकि डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल नहीं आ रहा। अगर n बहुत बड़ा होता जाएगा तो आपको पता है कि इस टाइप का जो फैक्टर है वो जीरो के करीब होता वो जाएगा। जीरो को अप्रोच कर देगा। तो इसका मतलब अगर जीरो के करीब हो रहा है, आप सोचें कि n की किसी वैल्यू के लिए, सपोज जो भी कोई n है, कोई भी l और बीटा और अल्फा लेते हैं, तो n की किसी वैल्यू के लिए इस सारे फैक्टर का आंसर जो आ जाता है, सपोज आ जाता है वो 8 आ जाता है। ठीक है, फिर n की किसी अगली वैल्यू के लिए इसका आंसर क्या होगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2, ऐसे ही होगा ना, तभी तो ये जीरो के करीब हो रहा है। इट मीन जी मैम। जब 4 3 2 1 होगा, फिर एक, इसका मतलब कोई एक नेचुरल नंबर n ऐसा भी होगा कि जिसके बाद तमाम नंबर्स के लिए ये फैक्टर जो है ये 1 से भी लेस हो जाएगा। ऐसा ही है ना? तो अगर ऐसा है, क्योंकि ये जीरो के करीब हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि सो देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट ये जो फैक्टर है l रेज टू द पावर n नॉट b माइनस अल्फा पावर n नॉट ओवर n नॉट फैक्टोरियल इज लेस देन 1। ठीक है, सपोज कर लें ये k है, सही। सो इसका जी मतलब ये मैम। हुआ कि फॉर दिस, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ये लाजमी होगा। ये क्यों होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे जैसे n ग्रेटर हो रहा है ये नंबर जीरो के करीब हो रहा है। इट मीन n की किसी एक वैल्यू जरूर के लिए ऐसा होगा कि ये नंबर जो है वो होता 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 1 से भी लेस हो जाएगा। जब 1 से लेस हो जाएगा तो उसको सपोज कह दिया कि ये n नॉट है, कि जिस नेचुरल नंबर के लिए ये नंबर जो है 1 से लेस हो रहा है। वरना ये जरूरी नहीं है 1 से लेस हो, देखिए हो सकता है इसका आंसर कहीं कभी 15 हो, कभी 12 हो, फिर 8 हो, फिर इस तरह से। लेकिन चूंकि ये जीरो के करीब हो रहा है, इस वजह से ये ऐसा लाजमी होगा। ठीक है, so it follows that distance between fx 10 10 sorry बोल रही हूँ, not fx n not fy n not less than equal to k time dxy where k belongs to this interval। k, ये वाला k हमने किसको कहा, उस नेचुरल नंबर के लिए जिस पर इसकी वैल्यू 1 से लेस हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह के तो कई नंबर होंगे, कई सारे नंबर्स ऐसे आ जाएंगे नेचुरल नंबर n कि जिसको आप इस फैक्टर में यहाँ पुट करते जाएंगे तो आंसर 1 से लेस होने शुरू हो जाएगा, तभी तो वो जीरो के करीब होता जाएगा। लिहाजा इसका मतलब कि k अगर इस इंटरवल को बिलोंग करता है तो फिर आपके पास ये जो f रेज टू द पावर n नॉट है, ये क्या हो जाता है, बोलिए, ये कॉन्ट्रैक्शन ही हो गई। जी मैम। जी, जी मैम। डिस्टेंस, ये देखें ये लेस देन इक्वल टू के और के इसके दरमियान है। इट मीन कि ये एक कॉन्ट्रैक्शन मैप हो गया। और कौन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, f रेज टू द पावर n नॉट इज अ कॉन्ट्रैक्शन। सो बाय अ वेल नोन थ्योरम, थ्योरम कौन सा है, यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे, कौन सी स्टेटमेंट, जिसमें आपने कहा था कि x कंप्लीट है, t कोई सा भी मैप है और t रेज टू द पावर n कॉन्ट्रैक्शन मैप है, देन t हैज अ यूनिक फिक्स पॉइंट। ठीक हो गया, अब वो वाला थ्योरम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अच्छा, असल में ये बना कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम की एप्लीकेशन भी क्यों है, क्योंकि वो जो थ्योरम यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं ना, वो भी बना कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से ही प्रूफ हुआ था, इफ यू रिमेम्बर, ऐसा ही है ना। सो बाय अ वेल नोन थ्योरम, उसका स्टेटमेंट लिखेंगे f हैज अ यूनिक फिक्स पॉइंट, क्योंकि f रेज़ टू द पावर n नॉट कॉन्ट्रैक्शन हो गया, लिहाजा इसका जो फिक्स पॉइंट होगा वही f का फिक्स पॉइंट होगा। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि देयर मस्ट एग्जिस्ट अ यूनिक पॉइंट इन दिस स्पेस, क्योंकि जो स्पेस है जिस पर f डिफाइंड है उसी में से होगा फिक्स पॉइंट। तो ये फंक्शन स्पेस थी। सो देयर एग्जिस्ट a point say x star in CAB, अब x star CAB star, तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया किसका, f का। ये एक डेफिनेटली फंक्शन है x star और किस पर डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल AB पर। हमें ये पता चल गया कि f का जो है x star जो है वो f का यूनिक फिक्स्ड पॉइंट है, और f of x star किसके इक्वल आ गया, x स्टार के। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप ये जो fx ऑफ t है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं अगर
सिर्फ x रहने दे तो x स्टार ऑफ t लिख लेंगे, अगर x स्टार लिख देंगे तो x स्टार ऑफ t, अगर x रहने देंगे तो x ऑफ t, अगर x ऑफ t है तो वो फिर यही आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है, दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन x स्टार in terms of t. So this implies that this integral equation has a unique solution x in terms of t. जी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। रिपीट कर दूं? जी मैम। हाँ जी मैम कर दें। जी ठीक है। अच्छा क्या है कि f एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वेयर l इज ग्रेटर देन 0 अ रियल नंबर, ठीक है। सो वी विल प्रूव दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और अभी आपने ये देखा भी था क्या, और आप जानते भी हैं क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस आप पढ़ते रहते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ या गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ दिस इंटीग्रल इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब हमने इस इंटीग्रल इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे तो वो जो काम हमें कहा गया है थ्योरम में वो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। So for this purpose we define a mapping f on function space which is defined as this, and now we apply we find fx minus fy। चूंकि ये फंक्शंस थे सारे fx भी fy भी और x और y भी, मैक्सिमम अप्लाई किया, मैक्सिमम लेके हमने इनकी मीट्रिक फाइंड आउट कर ली, इनके दरमियान मीट्रिक किससे लेस हो गई, L टाइम dx by t माइनस u के। चूंकि t की मैक्सिमम वैल्यू b है, b पुट कर दी, हमारे पास एक ये रियल नंबर आ गया b माइनस अल्फा, एक रियल नंबर आ गया l। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमें बिल्कुल कंफर्म नहीं हो रहा कि ये नंबर जो है ये लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। चूंकि l ग्रेटर देन 0 है तो ये भी डेफिनेटली होगा तो ग्रेटर देन, लेकिन चूंकि कोई b कुछ भी हो सकता है, अल्फा कुछ भी हो सकता है, लिहाजा फिर हम बना कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन उसको यूज करते हुए एक जो थ्योरम प्रूफ किया था हमने कि f रेज टू द पावर n अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो f का फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यूनिक फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अब उस थ्योरम की हेल्प लेंगे, उसकी हेल्प लेने के लिए हमने क्या किया कि f की पावर 2 फाइंड आउट की, ठीक है। f की पावर 2 फाइंड आउट की तो उनके दरमियान जो मीट्रिक थी f2x f2y के दरमियान वो ये आ गया, दिस इज लेस देन इक्वल टू l स्क्वायर दिस फैक्टर। अब चूंकि आप में से किसने क्वेश्चन किया कि ये, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? जी मैम। आप में से किसी ने क्वेश्चन किया कि ये 2 फैक्टोरियल कैसे आया। अभी ये फैक्टोरियल नहीं है, अभी ये जस्ट बी आप f3 और f3x और f3y के दरमियान d फाइंड आउट करेंगे तो वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा b माइनस अल्फा पावर 3 ओवर 6 दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो उसकी निस्बत से यहाँ पे 2 फैक्टोरियल खुद से लगा लिया गया, और इसको जनरलाइज जब किया तो हमें यह जनरलाइजेशन तो हमारे पास हो ही रही है क्योंकि f की पावर 2 थी तो l की पावर भी 2 थी, b माइनस अल्फा की पावर भी 2 थी, ठीक है। और यहाँ तो इसी तरह से हमने यहाँ लिख लिया, ये फैक्टर आ गया। तो ये फैक्टर हमें पता है चूंकि फैक्टोरियल में उसमें डिनोमिनेटर में n आ रहा है, n फैक्टोरियल आ रहा है, तो ये 0 को अप्रोच करेगा एज एन अप्रोचेस इनफिनिटी। सो देयर हमने कहा कि अगर जैसे जैसे n ग्रेटर हो रहा है, ये फैक्टर 0 के करीब हो रहा है, इट मीन कोई एक नेचुरल नंबर जरूर n नॉट ऐसा होगा कि जिस नंबर के लिए ये वाला फैक्टर जो है वो 1 से लेस हो जाएगा, ठीक है। सारे नंबर्स के लिए तो नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये नंबर कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन l b एंड अल्फा, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है तो n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। लेकिन एक नेचुरल नंबर या उस नेचुरल नंबर एन नॉट के बाद जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं उन सब के लिए ये फैक्टर जो है ये 1 से लेस हो जाएगा, ठीक हो गया। सो इसका मतलब इस